हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे जनन चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में। जनन चैप्टर हमने स्टार्टअप कर लिया था क्लास 12th की, जिसमें जनन के बारे में हमने डिटेल प्राप्त कर ली, जिसमें लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, सभी प्रकार के क्रियाओं की हमने चर्चा कर लिया। अब जानना है फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक स्पेशली जानना है हम लोग को, वो जानना है आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कि किस प्रकार की लैंगिक जनन की क्रिया पौधों के अंदर होगी, कि पौधे आखिर जनन करते हैं तो लैंगिक जनन की क्रिया ये पौधे कैसे करते हैं, यानी प्लांट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा वो कैसे करेगा, इसके बारे में आज जानना है इस चैप्टर में। लैंगिक जनन की क्रिया से सभी को अवगत है कि क्या है लैंगिक जनन की क्रिया में आपका क्या है कि इसमें आपका मेल और फीमेल इंडिविजुअल रहता है, ये हम लोग पहले जान चुके हैं। अब जानना है कि खास तौर से पुष्पी पादप अर्थात कि जिसके फूल होते हैं, जो पार्ट इसका फ्लावर वाला होता है, ये फ्लावर पार्ट के थ्रू से किस प्रकार एक प्लांट अपना रिप्रोडक्शन करेगा, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि प्लांट्स के अंदर अगर फ्लावर्स होते हैं तो इन फ्लावर्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं, और जनन की क्रिया में अर्थात कि लैंगिक के जनन की क्रिया में कौन कौन से पार्ट जो होते हैं वो ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो अगर नॉर्मली बात करें एक पौधे की, तो एक पौधा जो होता है, इस पौधे के आपके अलग अलग पार्ट होते हैं। पौधे में भिन्न भिन्न पार्ट होते हैं। अब इन सभी पार्टों के अलग अलग काम है। अब इनमें क्या होता है कि एक पार्ट जो होता है, नीचे का पार्ट होता है, एक हिस्सा जो ग्रीन कलर का होता है। यहाँ पे आपने देखा होगा पुष्प के सबसे नीचे वाला हिस्सा जिसे हम लोग कहते हैं पुष्पाशय, ठीक है। और एक आपने देखा होगा कि उसके चारों तरफ पंखुड़ी रहती है, जो रंग बिरंगी रहती है, अलग अलग कलर की होती है, ये पंखुड़ी होती है। और बीच में आपने देखा होगा कि एक छोटा सा पार्ट होता है जो एकदम आपका एक डंठल की तरह निकला हुआ रहता है। साथ ही साथ उसके बगल में दो तीन और डंठल के समान एक संरचना आपको दिखाई पड़ती है। तो यही संरचना जो कंप्लीट होती है एक पुष्प की, एक फ्लावर की होती है। इसमें मुख्य रूप से आपका देखा जाए तो कितने पार्ट होंगे, तो मुख्य रूप से इसके 4 पार्ट होंगे। एक तो होगा आपका बाह्य दल, बिल्कुल बाहरी वाला हिस्सा, बाह्य दल। उसके बाद आपका क्या होगा, ये पंखुड़ी वाला हिस्सा जिसे हम लोग कहते हैं दल पुंज। दल पुंज एक पार्ट होगा जो आपका बिल्कुल बीच वाला हिस्सा होगा, जो आपका होगा स्त्रीकेसर वाला पार्ट, स्त्रीकेसर वाला। उसके बाद एक पार्ट होगा आपका जो ये छोटे छोटे ये लंबे लंबे जो पार्ट दिख रहे हैं, ये होगा आपका पुंकेसर का पार्ट, ये होगा आपका पुंकेसर का पार्ट। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एक पौधे के अंदर जो संरचनाएं आपको दिखाई पड़ती है वो मुख्य रूप से कितने तरह के दिखाई पड़ती है, 4 तरह के दिखाई पड़ते हैं। इसमें सबसे पहला जो होता है बाह्य दल पुंज। उसके बाद का जो हिस्सा जो कलरफुल होता है अर्थात कि जो रंगीन होता है, कलरफुल जो पार्ट होता है, जो रंगीन होता है, उसे हम लोग कहते हैं दल पुंज या पंखुड़ी कहते हैं हम लोग। इसके अलावा आपका जो ये पार्ट होता है जो आपका लंबे लंबे डंठल के समान संरचना होती है, वो आपका पुंकेसर होता है। और बीच में एक और संरचना होती है जिसे हम लोग स्त्रीकेसर के नाम से जानते हैं। तो मुख्य रूप से एक पौधे के अंदर 4 पार्ट होते हैं। अब इन 4 पार्ट के अंदर भी सबका कुछ सब पार्ट भी होते हैं। जैसे आपका यह पुंकेसर है, तो पुंकेसर के अंदर भी आपके अलग अलग पार्ट है। जैसे पुंकेसर के ऊपर आप देखे होंगे कि छोटे छोटे अलग अलग कलर के आपके ये परागकण पाए जाते हैं, ठीक है। तो जिस हिस्से में यह परागकण पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं इसे, परागकोश, ठीक है। और ये जो डंठल है जिनसे आपका पुंकेसर बना हुआ है, यह कहलाता है आपका पुतंतु। क्या कहलाता है, पुतंतु। अर्थात क्या,
परागकोश और पुंतंतु दोनों जब एक साथ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? वो पुंकेसर का निर्माण करेंगे। अर्थात क्या? पौधे के अंदर जो आपका पुंतंतु है और परागकोश है जिसपे परागकण पाए जाते हैं, जिनके वजह से पौधों के अंदर लैंगिक जनन की क्रिया होती है, जो पौधे का मेल पार्ट है, मेल युग्मक है, वह आपका परागकोश पे होता है और यह पुंतंतु उसको सहारा देता है और दोनों को कंबाइन कर दिया जाए एक साथ, तो ये हमारा कहलाता है पुंकेसर। क्या कहलाता है? यह पुंकेसर कहलाता है। उसी तरफ देखेंगे स्त्रीकेसर के अंदर, तो स्त्रीकेसर के अंदर भी बहुत सारे हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर वाला हिस्सा, इसे हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। इसे क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। और ये जो लंबा वाला हिस्सा है, जो डंठल का हिस्सा है, इसे हम लोग कहते हैं वर्तिका। और जहां पर यह नीचे आकर, जिस पार्ट में यह आकर मिलती है, वह वाला पार्ट जो होता है वह कहलाता है आपका अंडाशय, अर्थात कि ओवेरी, अंडाशय। तो ये कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तीनों मिलाएंगे हम लोग तो क्या बनेगा हमारा? तीनों मिलाकर हमें बनेगा स्त्रीकेसर। और पुंकेसर के अंदर कितने पार्ट? परागकोश और पुंतंतु 2 भाग। और आपका यह बाहरी रूप से जो होगा दलपुंज होगा, और नीचे जो ग्रीन कलर का पार्ट होगा ये हमारा क्या होगा? बाह्य दल होगा। अर्थात कि इस तरह से देखा जाए तो ये आपका क्या हो गया? मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, साथ ही साथ दलपुंज और बाह्य दलपुंज जो इसको सहारा देगा। इसके अगर मेल की बात की जाए तो यह पुंकेसर जो होगा इसका मेल पार्ट है इंडिविजुअल रूप में, और आपका स्त्रीकेसर जो है इसका फीमेल पार्ट है, जिनके वजह से इनमें क्या होती है? इनमें जनन की क्रिया होती है। अर्थात कि मेल अलग और फीमेल अलग, दोनों बिल्कुल अलग अलग रूप में रहते हैं, और इसी के कारण दोनों के अंदर जनन की क्रिया होती है। आखिर ऐसा होता क्या है कि इनमें जनन की क्रिया होना जरूरी होता है, और जनन की क्रिया होती भी है तो कैसे होती है? तो इसके अंदर जनन की क्रिया का जो मेन जो प्रोसेस है, जो मेन प्रक्रिया है, उसे हम लोग कहते हैं परागन। उसे क्या कहते हैं हम लोग? परागन कहते हैं। अर्थात कि परागन कह सकते हैं कि पौधे के अंदर यह ऐसी क्रिया है जिसके फलस्वरूप निषेचन होना संभव होता है, अर्थात कि जनन की क्रिया संभव हो पाती है। वह क्रिया आपकी परागन है। अर्थात परागन कहने का मतलब सीधे शब्दों में समझे तो जिस प्रकार से युग्मकों का स्थानांतरण होता है, तो युग्मकों के स्थानांतरण की क्रिया ही क्या है? प्रकार की परागन है। क्योंकि स्थानांतरण जब परागन की क्रिया होती है तो इसी के बाद जाकर निषेचन की क्रिया होती है। और जब निषेचन की क्रिया भी हो जाती है तब क्या होता है कि एक नए जीव की, एक नए संतति की उत्पत्ति होती है। तो यह प्रक्रिया आपकी सबसे प्रमुख क्या हो जाती है? परागन। और परागन के लिए प्रमुख क्या हो जाती है? 2 पार्ट इसके, जिनके कारण परागन की क्रिया होती है। तो एक तो आपका क्या हो गया? परागकोश, जहां से परागकण निकलते हैं, और दूसरा भाग इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र जहां पर जाकर परागकण मिलते हैं। अर्थात कि परागकोश से आपका मेल वाला जो होगा, मेल जो आपका क्या कहते हैं युग्मक होगा, निकलेगा और वर्तिकाग्र अर्थात जो फीमेल वाला पार्ट है वहां तक जाएगा। यह क्रिया आपकी परागन कहलाएगी। परागन होने के बाद उनमें निषेचन की क्रिया होगी, और निषेचन करने के बाद जो नया आपका बीज है, नया बीज जो है वह तैयार होगा, और इसी बीज से नया पौधा आपका तैयार होगा, नया पौधा तैयार होगा। तो यह कंप्लीट प्रोसेस हम लोग को किसमें जानना है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के। ऐसा फ्रेंड्स ये बात समझ में आ रही होगी आपको कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया में हमें जानना क्या है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो इसमें हमें पढ़ना है कि पुष्प के कौन से भाग आपका मेल पार्ट होता है और कौन सा भाग फीमेल पार्ट होता है। तो मैंने आपको बताया मेल पार्ट के अंदर मुख्य पुंकेसर अर्थात कि परागकोश और पुंतंतु दोनों एक साथ मिलेंगे तो पुंकेसर बनाएंगे। स्त्रीकेसर के अंदर आपका वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय 3 पार्ट, ये आपका फीमेल पार्ट हो गया। और आपका क्या होगा? परागकोश और वर्तिकाग्र
यानी पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग कण को आने की प्रक्रिया आपकी परागन है, और परागन की क्रिया के बाद निषेचन की क्रिया, और निषेचन जब हो जाएगी तो युग्मनज बनेगा और वही आगे चल के नया बीज का निर्माण करेगा, और यही नया बीज एक नए पौधे के रूप में आपका जन्म लेगा। तो यह कंप्लीट प्रक्रिया हमें पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के रूप में जानना है हम लोग को। क्लियर है? अगर यहां तक आपको क्लियर है तो हम लोग फिर ये क्रिया समझेंगे उसी के हिसाब से जिस प्रकार हमने आपको बताया था कि लैंगिक जनन के स्तर में 3 प्रकार का स्टेजेज अर्थात कि 3 तरह के स्टेजेज इसके अंदर पाए जाते हैं। तो 3 तरह के स्टेजेज हमने आपको बताई थी। कौन कौन सी स्टेजेज बताई थी? कि लैंगिक जनन की क्रिया जब भी होगी तो 3 स्टेज में होगी। एक क्या होगी? वो घटनाएं जो निषेचन से पहले होगी, वो सभी घटनाएं जो निषेचन से पूर्व होगी अर्थात निषेचन से पहले होगी। दूसरी घटनाएं जो घटना निषेचन में होगी, और तीसरी घटनाएं वैसी घटनाएं जो निषेचन के पश्चात में होगी अर्थात निषेचन करने के बाद जो घटनाएं होगी वो सभी घटनाएं आती है आपकी। तो आपकी लैंगिक जनन के अंदर 3 स्टेजेज है। तो कंफर्म है कि पुष्पी पादपों में अगर लैंगिक जनन की क्रिया होती है तो कंफर्म है कि इनके अंदर भी आपकी क्या होगी? वो घटनाएं होगी। फर्टिलाइजेशन से पहले की प्रक्रिया होगी, फिर फर्टिलाइजेशन की होगी, और उसके बाद जो आपका नया सीड्स बनते हैं वो प्रक्रिया अर्थात कि निषेचन पश्च की क्रिया इसमें शामिल होगी। ठीक है? तो अब पहले हम लोग जानेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं। अगर ये समझ में आ रही है कि इससे आपका मेल और फीमेल पार्ट, उसी के अनुसार आपको निषेचन पूर्व की घटनाएं समझ में आएगी, क्योंकि इसमें हमें पहले जानना है मेल पार्ट के बारे में अर्थात पहले पुंकेसर के बारे में जानेंगे हम लोग, क्योंकि निषेचन पूर्व की घटनाएं में हमें क्या जाननी है? निषेचन पूर्व की घटनाएं में जाननी है क्या क्या होता है निषेचन पूर्व की घटनाएं में, वो आप जानिए। निषेचन पूर्व की घटना में सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है कि पहले क्या करेगा? पहले आपका जो पौधा है वो परिपक्व अवस्था में आएगा। पौधा क्या होगा? परिपक्व अवस्था में आएगा। पौधा परिपक्व अवस्था में आने के बाद क्या होगा? इनमें युग्मक जनन की क्रिया होगी। इनमें कौन सी क्रिया होगी? युग्मक जनन की क्रिया। तो इसके अंदर भी 2 प्रकार की युग्मक है, आपका एक मेल वाला एक फीमेल वाला। तो आपका क्या होगा? जो मेल पार्ट है जहां से युग्मक जनन की क्रिया होगी उसे हम लोग कहते हैं लघु बीजाणु जनन। उसे क्या कहेंगे हम लोग? लघु बीजाणु जनन। और दूसरा ये मेल पार्ट है, और जब फीमेल पार्ट में ही होगा तो इससे हम लोग कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन। उसके बाद युग्मक जब जनन हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग? युग्मक का स्थानांतरण की बात करेंगे। युग्मक स्थानांतरण की बात करेंगे अर्थात कि यह 3 चीज, 3 आपके लेवल युग्मक पश्च में हम लोग को जानना है। क्या? एक तो पौधे की परिपक्वता जिनमें क्या हो? युग्मक निकलने योग्य हो जाए। दूसरा हम लोग को क्या? युग्मक जनन अर्थात युग्मक का निकलना। और तीसरा युग्मक की स्थानांतरण। युग्मक का स्थानांतरण या सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि क्रिया परागन अर्थात कि परागन की क्रिया, जिसमें अलग अलग तरह से युग्मकों को स्थानांतरित करने की क्रिया विधि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग निषेचन पूर्व घटना से पहले स्टेजेस से अर्थात कि पौधा जब परिपक्व अवस्था में आएगा। परिपक्व अवस्था में कहने का मतलब है कि जब उसमें पुष्प निकलने शुरू हो जाएंगे। जब पुष्प निकलना शुरू हो जाएगा तो वह अवस्था होगी पौधों का परिपक्व होना। अब पौधे जब परिपक्व अवस्था में आएंगे अर्थात कि पुष्प निकलना शुरू हो गया, तब हम लोग जानेंगे कि युग्मक जनन के अंदर कि आपका परागकण निकलते कैसे हैं। अब जानेंगे हम लोग कि परागकण निकलते कैसे हैं। जरा ध्यान से समझिएगा इसे, क्योंकि अगर ये पार्ट समझ में आ गया तो इसके आधार पर ही आगे आपके निषेचन की क्रिया भी समझ में आनी है आपको। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन पार्टों को आप समझें। अब इसमें क्या जानना है हम लोग को? पहला जानना है कि हमें
लघु बीजाणु जनन अर्थात कि परागकण का निकलना। पहला स्टेज जानना है हम लोग को, लघु बीजाणु जनन। ठीक है, लघु बीजाणु जनन के अंदर, इससे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जिस स्टूडेंट को अगर इंग्लिश में भी अगर पता करना है तो माइंड सेटअप कर ले, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं इसे। ठीक है, अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अर्थात कि लघु बीजाणु जनन के अंदर क्या होता है, पहले हम लोग बात करेंगे परागकोश की। जैसे मान लीजिए हमने बताया आपको कि पौधे के अंदर यह जो लंबा हिस्सा होता है, ठीक है, यह लंबा जो भाग होता है, यह लंबा भाग आपका क्या है, पुंकेसर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, पुंकेसर का हिस्सा है। पुंकेसर में सबसे ऊपर हमने बताया था कि ये वाला हिस्सा आपका क्या है, ये वाला हिस्सा आपका परागकोश है। क्या है आपका, परागकोश। और परागकोश को जब ध्यान से देखेंगे तो इस परागकोश के सबसे ऊपरी वाले हिस्से को अगर हम देखेंगे तो यह चतुष्फलकीय होता है। हमें ऐसा दिखेगा, 4 फलकों वाला, यानी कि 4 इसके फलक हमें दिखाई पड़ेंगे इस रूप में। यह चतुष्फलकीय आपका मुख्य रूप से होता है, अर्थात कि इसके अंदर क्या दिखाई पड़ेंगे आपको, 4 फलक आपको दिखाई पड़ेंगे। अब इसके अंदर 4 फलक दिखाई पड़ेंगे तो ये क्या होंगे कि यह चारों जो इनके अंदर होंगे वह मुख्य रूप से किस रूप में काम करेंगे, तो लघु बीजाणु के मातृ कोशिका के रूप में। किसके रूप में, मातृ कोशिका के रूप में। और लघु बीजाणु की जब मातृ कोशिका है तो आपको पता है कि मातृ कोशिका जो होगी अर्थात कि जो मुख्य कोशिका होगी हमेशा किस अवस्था में रहती है, द्विगुणित अवस्था में रहती है। किस अवस्था में रहती है, द्विगुणित अर्थात कि 2n के रूप में हमेशा रहती है। अब मातृ कोशिका है तो उनसे आपका लघु बीजाणु बनना है। अब लघु बीजाणु बनना अर्थात कि परागकण बनना है तो हमने आपको एक और बात बताई थी कि जब भी किसी भी जनन कोशिका से आपकी जनन युग्मक बनेगा तो उसके अंदर जो विभाजन की क्रिया होगी वह विभाजन की क्रिया क्या होगी, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होती है। कौन सी विभाजन होती है, अर्धसूत्री विभाजन। और जब अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है तो उसमें मैंने एक और बात आपको बताई थी कि अर्धसूत्री विभाजन जो होगा इसमें अर्ध का मतलब क्या हो जाता है, अर्ध का मतलब आधा, और सूत्री का मतलब क्या, गुणसूत्र। यानी जिनके अंदर गुणसूत्र क्या हो जाए, आधी आधी हो जाए, अर्थात कि द्विगुणित है तो इसके अंदर जो नए परागकण बनेंगे, नए आपके जो लघु बीजाणु बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे, अर्थात क्या, अगुणित अवस्था में आएंगे। किस अवस्था में आएंगे, अगुणित। और एक कोशिका जब टूटेगी तो उनसे कुल कितनी कोशिकाएं बनेंगी, तो एक जब टूटेगा तो उनसे आपकी 4 नई कोशिकाएं बनेगी। कितनी कोशिकाएं नहीं बनेगी, 4 नई कोशिका बनेगी। अर्थात क्या, अगर हम परागकोश को ध्यान से देखें तो वह लघु बीजाणु जनन का फॉर्म होता है। और लघु बीजाणु जो होंगे वह सामान्य रूप से किस रूप में होंगे, चतुष्फलकीय रूप में होंगे, यानी कि 4 भागों में वो बटे होंगे। अब इन चारों भागों में आपका क्या होंगे, ये मातृ कोशिका के रूप में रहेंगे। और मातृ कोशिका जो होंगे किस अवस्था में रहेगी, द्विगुणित अवस्था में, अर्थात कि 2n के फॉर्म में। और यह जब द्विगुणित अवस्था में रहेंगे तो इनसे हमें युग्मक बनाने के लिए या फिर हम युग्मक के कंडीशन में जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अर्धसूत्री विभाजन करेंगे। और अर्धसूत्री विभाजन जब होगा तो अर्धसूत्री विभाजन से क्या होंगे, आधा आधा गुणसूत्र हो जाएगा। तो यह पहले से 2n फॉर्म में है और अर्धसूत्री विभाजन होगा तो n अलग हो जाएगा
और आपका इस तरह से आपके 4 बनेंगे और चारों जो लघु बीजाणु होंगे वह चारों के चारों क्या होंगे, चारों के चारों अगुणित होंगे और यही लघु बीजाणु आगे विकसित होकर किसके रूप में जाएंगे, परागकण के रूप में विकसित होंगे। किसके रूप में विकसित होंगे, परागकण के रूप में। अब एक और बात आती है कि यह जो लघु बीजाणु होंगे उस लघु बीजाणु का आपका सिंपल फॉर्म में नहीं रहेगा कि वह लघु बीजाणु के अंदर भी कुल आपके 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, इसके अंदर भी 4 लेयर होंगे। 3 लेयर हो गया और ये आपका चौथा लेयर है। कलर चेंज कर देते हैं, आसानी से समझ में आएगा आपको। ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर आपका, फिर आपका थर्ड लेयर और लास्ट वाला आपका ये हो जाएगा आपका फोर्थ लेयर। यानी कि लघु बीजाणु के अंदर अगर देखा जाए तो टोटल कितने परत हो जाएंगे, लघु बीजाणु के अंदर टोटल 4 परतें हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि लघु बीजाणु जो धानी है, जिसके अंदर लघु बीजाणु रहेगा आपका लघु बीजाणु धानी, जिसके अंदर लघु बीजाणु पाया जाएगा, यह 4 लेयर में बंद रहेगा। सबसे बाहरी वाला आपका या इसकी बाह्य त्वचा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद वाला जो सेकेंड है आपका, यह मध्य त्वचा हो जाएगी। तीसरा वाला जो है आपका यह अंतस्थ हो जाएगा। और सबसे अंदर वाला जो हिस्सा होगा वह आपका कहलाएगा टेपिटम। क्या कहलाएगा, टेपिटम आपका कहलाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने भाग हो जाएंगे, 4 भाग। पहला भाग बाह्य त्वचा, दूसरा भाग मध्य त्वचा, तीसरा भाग अंतस्थ और चौथा भाग आपका क्या होगा, टेपिटम। तो कुल मिला के कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए। इसमें क्या होगा कि बाह्य त्वचा जो होता है इसको सुरक्षा देने में या अन्य कार्यों के लिए मदद करता है। तो बाह्य त्वचा वाला हिस्सा जो है इसके सुरक्षा में रहेगा, बाहरी रूप से इसको कवर करके रखेगा। दूसरा आपका जो मध्य वाला हिस्सा है यह ज्यादा दिनों तक नहीं रहता है। यह जो मध्य वाला हिस्सा होता है यह अधिक दिनों तक विकसित नहीं रहता है, कुछ दिनों के बाद या कुछ दिनों तक इसकी मदद करता है, अधिक दिनों तक यह नहीं रहता है, कुछ दिनों बाद यह समाप्त हो जाता है। अंतस्थ इसके टेपिटम को मदद करता है और इनका भी अस्तित्व जो होता है लंबा नहीं होता है, लेकिन टेपिटम जो होता है सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है कि यह मुख्य रूप से पौधे को आपका जो बीजाणु जनन है अर्थात कि लघु बीजाणु है, इनको पोषण देने का काम किसका होता है, टेपिटम का होता है। अर्थात कि बीजाणु दानी के टोटल कितने पार्ट होंगे, 4 पार्ट। एक तो बाह्य त्वचा सबसे बाहर वाला हिस्सा, उसके बाद आपका मध्य त्वचा, उसके बाद अंतस्थ और एक टेपिटम। एक टेपिटम आपको याद रखना है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पोषण देता है। एग्जाम में कभी कोई पूछ देता है कि बताइए जो परागकण है जो लघु बीजाणु से निकलते हैं तो आपको बताइए कि टेपिटम का उसमें क्या कार्य है या उसे पोषण कहाँ से मिलती है, पोषण उसे कौन देता है। तो याद रखना है कि टेपिटम जो है वही उसको क्या करता है, पोषण देने का कार्य करता है। तो इस तरह से इसके 4 भाग हो गए। बाह्य त्वचा जो सुरक्षा के देने के लिए रहेगा और टेपिटम जो होगा आपका क्या करेगा, इसे पोषण देने का काम करेगा। अर्थात क्या हमने देखा, क्या पुंकेसर के अंदर हमने चर्चा करी कि पुंकेसर के अंदर परागकण बनते कैसे। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि यह आपका लघु बीजाणु धानी है, उसके अंदर आपका क्या है, 4 आपका लघु बीजाणु चतुष्फलकी है आपका, यह आपका लघु बीजाणु का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर मातृ कोशिका होती है, मातृ कोशिका द्विगुणित अवस्था में,
इनके अंदर विभाजन होगा अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन से आपके क्या बनेंगे, अगुणित परागकण बनेंगे। और आपका यह जो स्ट्रक्चर लघु बीजाणुधानी कहते हैं वह आपके 4 स्ट्रक्चर से ढका होगा। उनमें कौन कौन होंगे, बाह्य त्वचा, उसके बाद आपका मध्य, अंतस्थ और टेपिटम। बाह्य सुरक्षा के रूप में और टेपिटम किस रूप में, उसे आपका भोजन को बनाने में अर्थात पोषण देने के रूप में कार्य करते हैं। अब क्या हो गया कि इसके अंदर आपका क्या होता है कि लघु बीजाणु जो होता है परागकण कैसे बनाते हैं। अलग अलग जीव है, अलग अलग जीवों के अंदर जो परागकण होंगे, सॉरी अलग अलग पौधों के अंदर जो परागकण होंगे वह अलग अलग रूप में होंगे। और यह जो आपका लघु बीजाणु है, लघु बीजाणु जो है आपका, लघु बीजाणु ही आपका क्या होगा, यह विकसित होगा। और लघु बीजाणु जब विकसित होगा तो किसके रूप में चला जाएगा, वो परागकण के रूप में विकसित हो जाएगा। और लघु बीजाणु से यह परागकण जब बनेगा तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं लघु बीजाणु जनन। क्या कहते हैं इसे, लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। तो ये क्रिया क्या होगी हमारी, लघु बीजाणु जनन की क्रिया। अब बात आती है कि परागकण के बारे में। हमने देखा कि परागकण कैसे बनते हैं, अर्थात कि परागकण निकलेगा कैसे। अब हमें यह जानना है कि परागकण का तो हमने एक काम जान लिया कि पौधे को लैंगिक जनन की क्रिया के रूप में इस्तेमाल होती है। क्या परागकण का और कोई उपयोग है, क्या और कोई फायदा है, तो बिल्कुल परागकण के कुछ फायदे भी है और कुछ आपके घाटे भी है। जैसे मैंने बताया था कि कोई भी चीज होता है तो आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है या फिर आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है, दोनों कंडीशन होते हैं। तो परागकण भी हमारे लिए फायदे होते हैं और हानि भी देते हैं। अब जरा सोच के बताइए कि पहले आपको फायदा जानना है, पहले हानि जानना है। तो पहले इनका फायदा का चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हर कोई पहले फायदा सोचता है, घाटा की चर्चा तो सोचता ही नहीं कोई, निगेटिव तो कोई सोच के ही नहीं चलता है। इसलिए हम लोग भी पहले निगेटिव नहीं बल्कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखेंगे कि परागकण से में फायदा क्या होता है। तो आपको बता दें कि परागकण जो होता है यह इसके अंदर सभी प्रकार की पोषक तत्व पाए जाते हैं, सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन पाया जाता है, भरपूर मात्रा में विटामिन होते हैं, जिनके वजह से यह परागकण का टैबलेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात इसका टैबलेट बनता है। और इन टैबलेट का यूज लंबे समय तक भोजन को आपका कवर अप करने के लिए या एनर्जी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन टैबलेट का उपयोग ज्यादातर वो लोग करते हैं जो धावक होते हैं, जिनको क्या होते हैं, दौड़ने में आपको एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। जो धावक होते हैं या एथलेटिक्स होते हैं, खासतौर से जो एथलेटिक्स में दौड़ते हैं, तेज भागते हैं, तो उस समय जो पोषक तत्वों के लिए जो टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं वह किसका बना होता है, वह परागकण का बना होता है, क्योंकि उसके अंदर सभी प्रकार के विटामिन, सभी प्रकार के पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं। तो समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा पोषक तत्व रखता होगा कि एक धावक अपने रूप में यह इस्तेमाल इसे करता है। तो कंफर्म है कि अच्छा पावर रखता होगा। अगर ये अच्छा पावर रखता है तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया, लेकिन क्या इसका कोई घाटा भी है, कोई निगेटिव पॉइंट भी है, अर्थात कि कोई इससे हानि भी होगी? तो बिल्कुल इससे हानि होगी। इनसे हानि क्या होती है कि यह बहुत अधिक लोगों को एलर्जी उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? एलर्जी उत्पन्न करती है, खास तौर से जिनको श्वसन संबंधी समस्या है, जिनको श्वसन संबंधी कोई भी बीमारी है उनके लिए यह हानिकारक हो जाती है। यह ज्यादातर जिस समय अधिक मात्रा में पुष्प खिलते हैं, जैसे मान लीजिए कि सरसों, क्या हो गया हमारा, सरसों का खेती हो गया। अब सरसों की खेती जिस समय होती है तो उस कंडीशन में बड़ी मात्रा में क्या निकलेंगे, अधिक से अधिक मात्रा में क्या निकलेंगे, आपके परागकण निकलेंगे। क्योंकि आप देखते होंगे इवन जब खेतों वगैरह में अगर आप कभी जाना होगा, आपका खेतों में जाते होंगे, तो जब किसी खेत से होकर गुजरते होंगे
तो आपके बॉडी पर पीले पीले रंग का छोटे छोटे आपके पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, और वो जो छोटा छोटा पार्टी, या फिर आपने एक और देखा होगा जो उड़हल का पौधा है, उड़हल का फूल होता है, ठीक है, जिसे आम भाषा में उड़हल या उड़हल बहुत सारे नामों से जानते हैं, लाल रंग का होता है। उसमें भी देखेंगे कि एक लंबे से डंठल जो होते हैं, जो आपका पुष्प का हिस्सा और पुष्प के हिस्से का बीच में जो लंबा सा डंठल होता है, यह लंबा डंठल के ऊपर छोटे छोटे आपके पीले पीले क्या होते हैं, आपके परागकणित होते हैं। तो ये परागकण का जिस समय आपका समय होता है, तो उस समय श्वसन संबंधी वाले या ब्रोंकाइटिस जैसे कोई समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें आपका ये बड़ी मात्रा में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। तो यह इसकी सबसे बड़ी क्या है जी, हानि हो जाती है, सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। तो इस रूप में देखा जाए तो बेनिफिशियल भी है, और क्या होता है आपका क्या है, हानिकारक भी है। अब बात आ जाती है कि हानिकारक और फायदे की बात तो कर लिया, तब बात आती है क्या परागकण, जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर के अंदर अगर युग्मक निकला तो कुछ देर के बाद, आपका कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाता है। हमने आपको मासिक चक्र में समझाया था कि आपका 28 दिनों के बाद, वो 14 दिनों के बाद वो खत्म होना शुरू हो जाता है। तो क्या ऐसा सिस्टम है क्या कि परागकण के अंदर भी कोई आपका क्या है, ऐसा सिस्टम है कि परागकण एक बार निकल गया तो समाप्त हो जाएगा? तो बिल्कुल है। परागकण की कुछ ऐसी भी प्रजाति होती है जो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। जैसे धान के जो परागकण निकलते हैं वह 30 मिनट में ही समाप्त हो जाते हैं, अर्थात कि उसकी आयु कितनी की होती है, 30 मिनट की होती है। 30 मिनट में धान के आपके परागकण निकले हुए क्या हो जाते हैं जी, समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी क्या होती है जी, परागकण जो होते हैं वह दीर्घ आयु तक होते हैं। इनमें मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, आपके 6 मंथ तक हो सकते हैं। अधिकतम अगर देखे जाए तो कितने मंथ तक हो सकते हैं, 6 मंथ तक हो सकते हैं। उसके अंदर आपका जनरली क्या होंगे जी, आपको जितने आपके जो आपके बैगन वगैरह की प्रजाति हैं, उनके अंदर जो आपकी निकलते हैं, उनके अंदर जो परागकण बनते हैं, उनकी आयु 3 मंथ के आसपास होती है, कुछ में 6 मंथ के आसपास होती है। यानी कि आपका 30 मिनट से लेके लगभग 6-7 मंथ तक आपकी क्या होती है, एक परागकण की एक एवरेज आयु होती है। अर्थात कि जो परागकण की आयु होगी, अर्थात कि परागकण की जो आयु होगी, परागकण की जो आयु होगी वो क्या होगी, आपकी अलग अलग रूप में होगी। 30 मिनट से लेके 6 मंथ तक या उससे ज्यादा दिनों तक की हो सकती है। तो आज हम लोगों ने क्या किया कि परागकण के बारे में हमने जानने की कोशिश करी। तो परागकण के बारे में हमने क्या जाना कि पहले हमने जाना कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, तो अर्थात कि लैंगिक जनन की क्रिया मेल और फीमेल जब अलग अलग हो। फिर हमने जाना कि पुष्पी पादपों में, तो पुष्पी पादपों में कब होगा, जब पौधे के अंदर फूल खिलेंगे। और फूल के अंदर जब हमने देखा कि फूल के अंदर मेल और फीमेल पार्ट को हमने देखा, तो देखा कि फूल के अंदर मुख्य रूप से 4 पार्ट, एक आपका बाह्य दल, दल पुंज, उसके बाद हमने देखा पुंकेसर और स्त्री केसर। हमने देखा कि पुंकेसर के अंदर भी आपके कितने भाग, 2 भाग होते हैं, आपका परागकोश और पुतंतु। और स्त्री केसर के अंदर कितने पार्ट, 3 पार्ट, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब हमने पुंकेसर वाले पार्ट पे आज चर्चा किया। तो पुंकेसर वाले में क्या देखा हम लोगों ने, लघु बीजाणु जनन की क्रिया देखी हमने। क्या देखे, लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन क्या मतलब, सीधे शब्दों में क्या है कि परागकण निकलता कैसे, उनके बारे में। तो हमने देखा कि पुतंतु के ऊपर जो परागकोश होते हैं, जहां पर परागकण पाए जाते हैं, वह आपका एक प्रकार का लघु बीजाणुधानी होता है। और लघु बीजाणुधानी कैसा होता है, तो चतुष्फलकीय होता है। और उसके अंदर जो कोशिका पाई जाती है वो मातृ कोशिका होती है। और यह मातृ कोशिका जो होती है द्विगुणित अवस्था में होती है। और यह द्विगुणित मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है और अगुणित अवस्था में आती है। और यह अगुणित अवस्था हमारा क्या कहलाता है, परागकण कहलाता है। और यह जो परागकण है, यह परागकण आपका क्या चलता है, आगे चल के परागन की क्रिया में भाग लेता है। इनके अंदर जो होंगे यह आपकी गुणसूत्र आदि आदि होगी। फिर हमने जाना कि लघु बीजाणुधानी कितने भागों द्वारा ये आपके क्या रहते हैं, कोवर्ट रहते हैं। तो इसके अंदर हमने देखा 4 भाग।
एक बाह्य त्वचा होता है, एक मध्य त्वचा, उसके बाद क्या आपका अंतस्थ त्वचा, अंतस्थ भाग, और सबसे आंतरिक रूप में हमारा क्या होता है, टेपिटम होता है। बाह्य त्वचा सुरक्षा के रूप में, वहीं पे टेपिटम क्या देखेंगे हम लोग, पोषण देने का काम करता है। फिर हमने देखा क्या कि जब यह क्रिया आगे बढ़ेगी तो लघु बीजाणु से जो परागकण आगे विकसित रूप में बनेगा, तो यह क्रिया हमारी क्या कहलाएगी, लघु बीजाणु जनन कहलाएगी। उसके बाद हमने कहा कि अगर परागकण हमें पता है तो इसकी भी कोई आयु होगी, तो लघु बीजा हमने परागकण का आयु हमने देखा कि आपका मिनिमम 30 मिनट से लेके आपका 6 मंथ तक की एवरेज आयु इसकी हो सकती है। इसके बाद हमने क्या देखे कि परागकण के फायदे और हानि के बारे में चर्चा किया कि परागकण हमारे लिए बेनिफिट कैसे है या फिर परागकण की हमारे लॉसेस क्या है। तो फायदे में क्या देखा कि इसके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व, विटामिन या बहुत अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं, जिनसे हम लोग टैबलेट के द्वारा बनाकर हम इस्तेमाल करते हैं। और यह टैबलेट खास तौर से जो एथलेटिक्स होते हैं, जो धावक होते हैं, या हैवी वर्क करने वाले जो होते हैं, जो हैवी वर्क और साथ ही साथ आपको ज्यादा फुर्ती या फिर ज्यादा एनर्जेटिक वर्क की आवश्यकता पड़ती है, उन लोगों के द्वारा ये टैबलेट इस्तेमाल किए जाते हैं। और हमने दूसरे तरफ देखा कि इनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या इनके निगेटिव पॉइंट्स हैं। तो हमने देखा कि ये एलर्जी उत्पन्न करेगी, खासतौर से उन व्यक्तियों को जिन्हें श्वसन संबंधी बीमारी है। ठीक है, तो हमने आज सिर्फ किसके बारे में जाना, पुंकेसर के बारे में एक पार्ट का चर्चा किया। कल स्त्रीकेसर और हम लोग क्या जानेंगे, परागण की क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। यहां तक आशा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्लास के साथ।